In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, we are going to discuss the third division of Unit 9. In this revision, the topics that we will cover, we will discuss magnetic field due to current carrying straight wire, and we will discuss magnetic field due to current carrying solenoid. Then we will discuss force on a moving charge in a magnetic field, and also we will discuss E by M of the electron. So let's start with the first topic, that is magnetic field due to current carrying conductor. बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक हम जो है चंद एक बेसिक्स देखेंगे, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन और चंद एक की पॉइंट्स. आफ्टर दैट वी विल मूव टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. सो लेट्स स्टार्ट with the definition of electromagnetism. Students, electromagnetism क्या है? It is the study of magnetic field produced by the moving charges. Moving charges means electric current. So electric current जब किसी ऑब्जेक्ट में से पास करेगा तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी स्टडी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फिनोमिना था ये डिस्कवर किया था ओरेस्टेड ने. नाउ लेट्स डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लेट्स अज्यूम स्टूडेंट्स, इस वाले कंडक्टर में से हमारे पास करंट पास कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन. इन दिस डायरेक्शन करंट इज पासिंग. और अगर मेंशन ना किया जाए स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन की, तो हम करंट जो है वो अंडरस्टूड है कन्वेंशनल वाला ही कंसीडर कर रहे होते हैं. इस ऑब्जेक्ट में से करंट जब पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन द सराउंडिंग रीजन, इन द सराउंडिंग ऑफ अ करंट कैरिंग वायर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इट सेज के जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से किसी वायर में से करंट पास करेगा तो उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा. अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड एग्जिस्ट करता है ऑफ द कंडक्टर. लेकिन अगर हमें एमसीक्यू के अंदर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट और ऑप्शन के अंदर इनसाइड वाली ऑप्शन हो, आउटसाइड वाली ऑप्शन हो, बोथ वाली ऑप्शन लेट से नहीं मौजूद, तो हम फिर प्रेफर करेंगे आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर को, क्योंकि हमारे कोर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले फर्दर जब हम एम्पेयर्स लॉ डिस्कस करते हैं तो जो फॉर्मूलाई डिस्कस किए गए हैं वो आउटसाइड द कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड के हैं, तो हम फिर आउटसाइड वाली ऑप्शन प्रेफर करेंगे. बहरहाल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट इनसाइड प्लस आउटसाइड करता है. नेक्स्ट जो हमारे पास की पॉइंट है, इट इज फील्ड लाइंस आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेट अगर हमारे पास कंडक्टर है तो उसके गिर्द ये मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस की शेप होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप जो है, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे शो की गई. सिमिलरली इन इनफाइनाइटली मैनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन. ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कॉन्सेंट्रिक होंगी और इनका सेंटर जो है वो क्या होगा, इट विल बी द कंडक्टर. अब इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट पे. अब वो कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखनी है, अभी इसके बाद हम देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है जी, फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग. जब करंट फ्लो करेगा तब फील्ड एग्जिस्ट करेगा. जो ही हमारे पास जो है वो करंट की वैल्यू 0 होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास बी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही करंट की वजह से हो रहा था तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड के करंट 0 होने से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा. अब अगर हम बात कर लें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, मतलब यही मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, इसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, मैं किसी पॉइंट पे लेट्स से इस वाले P पॉइंट पे मालूम करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जबकि इस P पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कंडक्टर से क्या है, इट इज R. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास स्ट्रेट वायर के करीब किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है. दिस फॉर्मूला इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R. I यहाँ पे होगा उस स्ट्रेट वायर में से पास होने वाला करंट, और R यहाँ पे क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर. दिस फॉर्मूला इज सेइंग दैट B इज प्रोपोर्शनल टू I. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा. एंड सेकेंडली B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. जितना पॉइंट दूर होगा उस कंडक्टर से ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड उतना वीकर होता जाएगा. अब ये वाला फॉर्मूला बेसिकली एम्पेयर्स लॉ से जो है वो डिड्यूस
मोस्ट है, तो एम्पेयर्स लॉ भी हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला बहरहाल हम यहाँ पे याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर स्ट्रेट वायर के करीब किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना हो तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय राइट हैंड फिस्ट रूल। अब राइट हैंड फिस्ट रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट हैंड फिस्ट रूल। कहता है हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से, राइट हैंड की फिस्ट में इस तरह से जो है वो लेंगे कंडक्टर को कि हमारे पास जो इरेक्टेड थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉइंट करे। अगर इरेक्टेड थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉइंट करेगा तो जो हमारी फिंगर्स सर्कल करेंगी उस कंडक्टर के अक्रॉस, वो फिंगर्स की डायरेक्शन ऑफ सर्कल जो है विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ऑब्वियसली ये वाला जो राइट हैंड फिस्ट रूल है ये सिर्फ कन्वेंशनल करंट के लिए है। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए तो राइट हैंड फिस्ट रूल से जो भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया करेगी वो डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दिया करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल करंट की अगर बात की जाए फ्लोइंग आउट ऑफ द पेज, तो अगर करंट आउट ऑफ द पेज मूव करे या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ करेगी। जैसा कि इस वाली डायग्राम में अगर हम देखें करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं ऊपर वाली साइड से यहां से ऑब्जर्व करूं, जो कि नॉर्मली यहीं से ही करेंगे, तो इन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं नीचे से यहां से व्यू करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। स्टेटमेंट में इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि हम कंडक्टर को व्यू किस साइड से कर रहे हैं। नॉर्मली हम अगर हमारे पास अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो ऊपर से ही व्यू करते हैं, तो हमारे पास ऊपर से व्यू करने पे क्या होगा जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से व्यू करने पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें करंट इज फ्लोइंग इनटू द पेज या करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस केस में क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे भी वही वाली बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कंडक्टर जो है उसमें से करंट पास कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। और अगर हम इसी केस में जो है वो व्यू करना शुरू कर दें, अगर ऊपर से व्यू करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज, अगर इसी कंडक्टर को हम नीचे से व्यू करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो उलट हो जाएगी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम याद रखने का ट्रिक ये करेंगे कि जी अगर अपवर्ड फ्लो कर रहा है या आउट ऑफ द पेज फ्लो कर रहा है तो इस केस में डायरेक्शन क्या बनती थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास एक वर्ड है ओ ए, लाइक ओ ए स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ द पेज के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर इनटू द पेज की बात की जाए या डाउनवर्ड ऑफ करंट की बात की जाए तो उस केस में क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। तो हम याद करेंगे आई सी स्टैंड्स फॉर आई फॉर इनटू द पेज, या इनटू द पेज की जगह हम जो है वो डाउनवर्ड भी यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली सी स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो अगर हमारे पास करंट इनटू द पेज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ी हुई हैं चैप्टर 12 में, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास इज यूज्ड। अब स्टूडेंट्स चैप्टर 12 के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करने के लिए यूज करते थे टेस्ट चार्ज। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करने के लिए मैग्नेटिक कंपास इज जस्ट अ मेटेलिक पॉइंटर जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताया करेगी, और ये मैग्नेटिक कंपास अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैग्नेटिक कंपास को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेटिक कंपास जो है वो सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। इस केस में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किया हुआ है, उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, और कपल ऑफ फोर्सेस का जो सम होता है हमारे पास वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता
रहा है, तो इसका मतलब है जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उस यूनिफॉर्म फील्ड में हम कंपास को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए, तो कंपास के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करें मैग्नेटिक कंपास को, तो उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगी कंपास और फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी। सो नेक्स्ट हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर वर्टिकली अपवर्ड। स्टूडेंट्स, करंट किस डायरेक्शन में पास कर रहा है? इट इज पासिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सीन बिलो द कंडक्टर। तो यहाँ पे वही वाली चीज हम यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड या आउट ऑफ द पेज के करस्पॉन्डिंग हमने ट्रिक बनाया था ओ ए, या इसको अगर अपवर्ड के लिहाज से देखना है तो इट इज यू ए। अपवर्ड के करस्पॉन्डिंग एंटी क्लॉकवाइज फील्ड की डायरेक्शन थी जब हम कहां से व्यू करते थे? ऊपर से व्यू करते थे। लेकिन चूंकि उसने बोला है हम व्यू उसको कंडक्टर को कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से व्यू करने पे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस जो है, जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रही है उससे उलट हो जाएगी। मींस अगर डाउनवर्ड व्यू करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू अ कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर आर की वैल्यू है और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? इट इज 2 एम्पियर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू रेस पर -7। करंट हमें गिवन है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो डिस्टेंस जो गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। सेंटी इज 10 टू रेस पर -2। अब अगर हम ये कैंसलेशन करें, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये मिलके क्या बन जाएगा? 10 टू रेस पर -1। ऊपर जाके हो जाएगी ये 10 टू रेस पर +1। तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 इंटू 10 टू रेस पर -7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेस पावर 1। इन दोनों को अगर 10 टू रेस पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू रेस पर -6। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? इट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी, फोर्स ऑन अ कंडक्टर दैट इज कैरिंग करंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज गिवन बाय KILB साइन अल्फा। जबकि यहाँ पे अल्फा क्या चीज है? इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, तो हम कह सकते हैं अल्फा जो है वो एंगल है बिटवीन B एंड I। और फर्दर अगर इस K की बात की जाए यहाँ पे, तो K यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू 1 होती है अगर हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट्स को फॉलो करें। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई होके बनेगा K की वैल्यू पुट करने पे दैट इज ILB साइन अल्फा। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर I को डबल किया जाए तो I को डबल करने से फोर्स डबल हो जाएगी, लेंथ को डबल करने से भी फोर्स डबल हो जाएगी, B को डबल करने से भी फोर्स डबल हो जाएगी। लेकिन अगर 2-3 चीजों को साइमल्टेनियसली चेंज किया जाए, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि लेंथ की वैल्यू जो है वो पहले से हाफ कर दी, करंट की वैल्यू जो है वो पहले से क्या कर दी? डबल कर दी। तो इस केस में बताएं फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा? हमारे पास फोर्स जो है F डैश विल बी इक्वल्स टू I की वैल्यू जो है वो 2I कर दी और लेंथ की वैल्यू कितनी कर दी? इट इज L/2। B एज इट इज है, साइन अल्फा एज इट इज है, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो फोर्स की वैल्यू वही होगी जो प्रीवियसली थी। सो सिमिलरली हम B को चेंज करके, L को चेंज करके, I को कांस्टेंट रख के देख सकते हैं, या तीनों चीजों को चेंज करके भी फोर्स के ऊपर इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। चूंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, तो अगर हम अल्फा की वैल्यू 90 ले लें, साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी विच इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फोर्स भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे B जो इस फॉर्मूले में आ रहा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी नाम देते हैं। इसी के लिए हम एक और टर्म बाद में यूज करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के जो यूनिट्स हैं वो क्या है हमारे पास? इसके SI यूनिट्स स्टूडेंट्स टेस्ला होते हैं और टेस्ला किसके बराबर है? इट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर
पर एम्पेयर। यहाँ पे अगर मैं साइन 90 पुट कर दूं तो साइन 91 हो जाएगा। तो टेस्ला को डिफाइन हम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी 1 टेस्ला इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ कंडक्टर विच हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर and carrying current of 1 ampere while it is placed perpendicular to the magnetic field. टेस्ला स्टूडेंट्स इसके SI यूनिट्स हैं, और अगर इसके हम बात करें CGS यूनिट्स की तो वो हमारे पास गॉस होते हैं, और गॉस और टेस्ला का रिलेशन क्या है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू रेज पर 4 गॉस। और अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें, 1 गॉस को एक्सप्रेस करें तो 1 गॉस किसके बराबर आएगा, 10 टू रेज पर -4 टेस्ला के। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर वो इस तरह की MCQ हमें दे दे कि कहता है जी स्टेटमेंट में द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाएं, और अल्फा की वैल्यू पूछ ले कि जी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फोर्स इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। F की जगह पे हम पुट कर देंगे ILB साइन ऑफ अल्फा, और F मैक्सिमम की जगह पे हम पुट कर देंगे ILB जो कि उसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ILB दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर आएगा 1/2 के। तो वहां से हम जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। आप प्रैक्टिस के तौर पे जो है इसी वाले MCQ की प्रैक्टिस, इसी टाइप की MCQ की प्रैक्टिस के लिए ये दो जो है वो खुद से ट्राई कर सकते हैं कि अगर हमें दे दिया जाए स्टेटमेंट में फोर्स इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फोर्स, तो अल्फा की वैल्यू मालूम करें। सिमिलरली इसको भी आप प्रैक्टिस टास्क के तौर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मालूम करने के लिए हम राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहता है कि हमारे पास कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर towards second vector, erected thumb will give you the direction of force. Next हमारे पास जी राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग फोर्स मालूम की डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड के थंब को जो है वो रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो राइट हैंड की जो पाम है उससे जो वेक्टर निकलेगा परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। या हम यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की भी एक्सप्लेनेशन अभी हम नेक्स्ट में करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली वो कंडक्टर था जिसके ऊपर हम फोर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे। इन रूल्स में से कोई भी रूल अगर हम यहाँ पे यूज करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास जो आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी राइटवर्ड इस केस में। और याद रखिएगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हम कन्वेंशनल करंट के लिए ही बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास कन्वेंशनल करंट के लिए या इन रूल से आया करेगी उसको हम रिवर्स कर लिया करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज की क्रॉस प्रोडक्ट से आए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन इन विच बोथ द वेक्टर्स जिनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब है वो फोर्स जो है हमारे पास वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगी, बी के भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारे पास राइट हैंड पाम रूल जो है इट सेज के फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स जो है वो राइट हैंड की पाम से नॉर्मल वेक्टर होगी। ये वाला अगर राइट हैंड पाम रूल हम यहाँ पे यूज करें इस वाले सर्किट के अंदर, तो इस वाले सर्किट के अंदर राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग ही करंट हमारे पास फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अपवर्ड था। तो जब हम दोनों को जो है वो डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में थंब को करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन यही बनेगी। अब ये सर्किट हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है तो करंट की डायरेक्शन प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे अगर मैं यहीं पे डिस्कस करना चाहूँ तो वो इनटू द पेज बन रही होगी, वो अपवर्ड नहीं बन रही होगी। यहाँ पे इट सीम्स लाइक वो अपवर्ड बन रही है। बहरहाल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट्स हमारे पास इट सेज के जी अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड के थंब को और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर इन तीनों को यूज करके आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो इंडेक्स फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ बी, आई की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास मिडल फिंगर से आएगी और उसके बाद हमारे पास फोर्स जो है वो इरेक्टेड थंब देगा। तो इसके अकॉर्डिंगली भी फोर्स की डायरेक्शन वही आया करेगी जो राइट हैंड पाम रूल से आएगी। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा
आप वो यूज़ कर लिया करें। राइट हैंड पाम रूल से अगर आपको कन्वीनियंट फील होता है तो वो यूज़ कर लें, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कन्वीनियंट फील होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की, चंद एक की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट्स अज्यूम स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक कंडक्टर था जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था लाइक क्रॉस। अब क्रॉस से मुराद है करंट इज फ्लोइंग इनटू द पेज। अब अगर करंट इनटू द पेज है तो हमने ट्रिक बनाया था, इनटू द पेज के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आएगी, इट विल बी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सर्कल्स हैं, डॉटेड सर्कल्स, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हमने प्लेस कर दिया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम अगर देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस और इस वाले कंडक्टर की फील्ड लाइंस में अट्रैक्शन, तो इस वाली साइड पे हमारे पास क्या है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इस वाली साइड पे चूंकि दोनों की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर वाले मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीक वाले मैग्नेटिक फील्ड रीजन की जानिब हमारे पास कंडक्टर पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। तो उस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे जो बन रही होगी वो डायरेक्शन क्या है, दैट इज डाउनवर्ड। इस वाली सिनेरियो के अंदर फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप राइट हैंड पाम रूल से भी डायरेक्शन चेक करें तो वो राइट हैंड पाम रूल से भी डायरेक्शन हमारे पास यही बन रही है। तो ये इस वाली डायग्राम के अंदर उसने यही लेबल किया हुआ है, यहाँ पे फील्ड वीकर हो गया, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, कंडक्टर विल बी टेंड टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। या अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख लें या अगर इसको हम एनालाइज कर लें तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है इट विल बी लाइक दिस वेक्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारे पास भी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर वायर्स में से करंट सेम डायरेक्शन में पास करे तो अट्रैक्शन शो करती हैं। अब यहाँ पे याद रखने का ट्रिक क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो एस के बाद आ रहा है हमारे पास ए, एस फॉर सेम, ए फॉर अट्रैक्शन। मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो वो वायर्स क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हमारे पास अपोजिट है तो वो वायर्स क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अब इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं तो होता क्या है, इंडिविजुअल वायर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दरमियान वाले रीजन में एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाता है, दरमियान वाले रीजन में नेट मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, साइड्स वाले रीजन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज कंपेयर टू दरमियान वाले रीजन के। तो दोनों वायर्स के ऊपर इनवर्ड फोर्स लगेगी, मींस दोनों अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इस तरह से भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि दोनों वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं, उनके दरमियान वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का स्टेटस क्या होगा या उनके साइडवेज क्या होगा। सिमिलरली अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में बात करें, करंट अपोजिट अगर फ्लो कर रहे हैं तो दरमियान वाले रीजन में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, साइड वाले रीजन में नेट मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दोनों कंडक्टर्स रिपेल करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू वायर्स। अगर यही वाली दो वायर्स में एक में I1 करंट पास कर रहा है, एक में I2 पास कर रहा है, तो याद रखिएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास आती है, जो वायर्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, वो फोर्स हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो इसको जब हम फर्दर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी के बगैर लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है वो फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2πr। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को आप बेशक जो है वो याद ना करें, लेकिन सिर्फ इतना जरूर याद रखिएगा कि कंडक्टर्स के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। मीन्स टू से अगर दोनों वायर्स में करंट जो है वो डबल डबल कर दिया जाए तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर दोनों वायर्स के दरमियान डिस्टेंस सिमिलरली डबल कर दिया जाए तो फोर्स जो है वो पहले से हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। स्टूडेंट्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेट कि sum of all the B dot delta lengths into which the complete Amperian path is divided is equals to mu naught times the current enclosed by the Amperian path। मीन्स टू से हमारे पास ये वाली टर्म्स का जो सम होगा दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स
द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन पाथ। अब यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द क्लोज पाथ। याद रखिएगा वो क्लोज पाथ जिन पे एम्पेयर्स लॉ एप्लीकेबल होता है दोज क्लोज पाथ्स आर नोन एज एम्पेरियन पाथ्स। और यहाँ पे प्रीवियस गॉसिस लॉ में हम जो इमेजिनरी चीज एज्यूम करते हैं गॉसिस लॉ को अप्लाई करने के लिए वो थी गॉसियन सरफेस, लेकिन यहाँ पे उसके पैरेलल में हम लोग एम्पेरियन सरफेस नहीं बल्कि एम्पेरियन पाथ डिफाइन कर रहे हैं। इस फॉर्मूला के अंदर अगर म्यू नॉट की बात की जाए तो याद रखिएगा म्यू नॉट क्या है, इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अगर हमारे पास जो है वो वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम आ जाए तो उस केस में म्यू नॉट को हम रिप्लेस करेंगे म्यू के साथ, जबकि म्यू हमारे पास जो है वो बराबर होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कूलॉम्स लॉ के अंदर जब मीडियम आता था तो फॉर्मूले के अंदर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पुट करते थे। यहाँ पे म्यू नॉट के साथ म्यू आर पुट किया करेंगे, जबकि म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। म्यू आर जो है इट विल बी जस्ट लाइक एप्सिलॉन आर, ये भी यूनिटलेस होगा। इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए जस्ट एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। फेरोमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, पैरा के लिए जस्ट ग्रेटर देन 1 होती है, और फेरो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इनकी वैल्यू जो है 1 से स्मॉलर होगी। दिस इज 1, म्यू आर इज स्मॉलर देन 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं इस वाला लेट्स अज्यूम मेरे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है विच इज कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैं यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे एम्पेरियन पाथ एज्यूम करूँगा, उस एम्पेरियन पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करूँगा, हर सेगमेंट के लिए बी डॉट डेल्टा लेंथ कैलकुलेट करूँगा और इसको इक्वलाइज कर दूंगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन पाथ। जो करंट यहाँ से पास कर रहा होगा दैट विल बी कंडक्टर में से दैट विल बी ऑब्वियसली द करंट थ्रू एम्पेरियन पाथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। अब ये हमारे पास जो है वो गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन हमारी बुक में डिटेल में डिस्कस की गई है। तो सॉलिनॉइड क्या होती है हमारे पास स्टूडेंट, सॉलिनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ द वायर, और ये सॉलिनॉइड जो है इसमें से जब करंट पास करेगा तो जस्ट लाइक स्ट्रेट कंडक्टर ये भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिबिट करेगी और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिजेंबल करेगा जस्ट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अब सॉलिनॉइड से रिलेटेड जो है वो क्विकली की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिनॉइड की आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती है। और अगर हम आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट जरूर होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड इंतहाई वीक होता है, तो हम उसको जो है वो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर उसको कंसीडर किया जाए तो उसकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। अगर हम बात करें फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड की तो इनसाइड फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ नहीं होगी बल्कि साउथ से नॉर्थ होगी। नेक्स्ट अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम देखें तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। यहाँ पे म्यू नॉट वंस अगेन वही परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, एन हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई इज द करंट पासिंग। अगर यहाँ से देखें हम बी का रिलेशन विद द दीज पैरामीटर्स तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर इसका रिलेशन लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड के साथ बनाया जाए दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ बी का रिलेशन भी डायरेक्ट है। तो यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स या 3 पैरामीटर्स को चेंज करके एनालाइज कर सकते हैं बी का जो है वो इफेक्ट बी के ऊपर उनका क्या होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है कटिंग द सॉलिनॉइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड पासिंग द सेम करंट फ्रॉम ईच पार्ट विल रिजल्ट। अगर हम सॉलिनॉइड को कट कर दें इनटू n पार्ट्स, जितने मर्जी उसके पार्ट्स बना दें और हर इंडिविजुअल पार्ट से हम जो है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेम करंट पास करें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स सेम करंट पास करने से सॉलिनॉइड को जब हम कट करके मैग्नेटिक फील्ड एनालाइज करते हैं तो इस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम उसको 2 हाफ्स में कट कर रहे हैं तो कैपिटल N भी हाफ हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड भी हाफ हो जाएगी, दोनों का ऊपर नीचे इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वंस अगेन वही पैदा होगा जो पहले सॉलिनॉइड कंप्लीट वाली पैदा कर रही थी। तो पॉइंट टू से इज कि अगर सॉलिनॉइड को n इक्वल पार्ट्स में कट किया जाए और उनमें से सेम करंट पास करवाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता अगर सॉलिनॉइड को कंप्रेस किया जाए तो कंप्रेस करने से सॉलिनॉइड को चूंकि n की वैल्यू स्मॉल n जो के बराबर है
कैपिटल एन ओवर लेंथ, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है, तो लेंथ डिक्रीज करने से एन की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के एजिस पे कितना है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हम एज्यूम करते हैं जीरो है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात करें दैट इज मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट एन आई। और अगर एजिस पे बात की जाए तो एजिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हो जाता है। ये भी न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलिनॉइड के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल से मालूम करेंगे। राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है जी कि अपने राइट हैंड में सोलिनॉइड को ग्रिप करें इन सच अ वे कि आपके राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं वो सर्कल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारे पास जो इरेक्टेड थंब होगा वो क्या देगा, नॉर्थ पोल वाली साइड को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब इरेक्टेड थंब वाली साइड हमेशा नॉर्थ बनेगी, दूसरे वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। लेकिन अगर हम एक और यहाँ पे ट्रिक भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें एमसीक्यू के अंदर जो है वो सॉलिनॉइड जो है उसकी डायग्राम दे दी जाए, उसमें से करंट उसने पास करवाया वो हमें शो कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एनालाइज करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का एक और ट्रिक ये भी याद रख सकते हैं कि जिस साइड ऑफ द सॉलिनॉइड से करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, जिस साइड से क्रॉस सेक्शनल व्यू में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे वो वाली साइड हमेशा साउथ पोल बना करेगी। और जिस साइड से करंट का क्रॉस सेक्शनल व्यू में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता जो है वो नजर आए, वहां पे ऑटोमेटिकली क्या बना करेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये वाला ट्रिक भी हेल्प करेगा जब राइट हैंड पाम रूल हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा होगा इन सिचुएशंस जिसमें सॉलिनॉइड में करंट की डायरेक्शन हमें क्लियरली नहीं पता चल रही होगी, तो हम जस्ट उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वाली साइड साउथ पोल होगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज करंट में नॉर्थ पोल बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड का वो सॉलिनॉइड के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। रेडियस की वैल्यू आप ज्यादा कर दें कम कर दें, सॉलिनॉइड में अगर करंट सेम है बाकी सारे पैरामीटर सेम है तो सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास जो है वो सॉलिनॉइड के डिफरेंट व्यूज हैं। किसी भी अगर डायग्राम के अंदर हम देख लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायग्राम तो जस्ट ये शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कर रहा होगा, और ये कंपास डिफरेंट जगह पे प्लेस करने से अपने आप को डिफरेंट उस अलाइनमेंट भी शो कर रही है, जो कि हमें इस बात की जो है वो प्रूव है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सॉलिनॉइड के आउटसाइड भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन उसको हम ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे। अगर इस वाली साइड में देखें तो हमारे पास जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो इस मैग्नेट की कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं हुई थी सॉलिनॉइड के साथ, लेकिन जो ही करंट स्टार्ट हुआ हमारे पास अट्रैक्शन रिपल्जन स्टार्ट होगी। इस सॉलिनॉइड के अंदर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तब पैदा हो रहा है जब करंट पास कर रहा है। अब यहाँ पे भी वो वाला ट्रिक अगर हम देखें, यहाँ पे राइट हैंड रूल अगर डायरेक्ट हम अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंगली भी डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो इस तरह से बनेगी कि राइट वाला पोल जो है वो क्या बन रहा होगा, इट विल बी नॉर्थ। लेकिन अगर हम वो जो ट्रिक हमने सीखा है वो वाला अप्लाई करना चाहें तो स्टूडेंट्स इस साइड से जब आप इस वाली सॉलिनॉइड को व्यू करेंगे तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस विच इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द सॉलिनॉइड है तो इस वाली साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा, अपोजिट साइड पे साउथ पोल बनेगा। वही ट्रिक आप यहाँ पे भी अगर एनालाइज करें तो हमारे पास क्या है, इस वाली साइड से अगर हम व्यू देखें करंट का तो करंट जो है इस वाली साइड से फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस वाली साइड पे फिर क्या बनेगा, साउथ पोल। और इस साइड से अगर करंट का व्यू देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट विल बी नॉर्थ पोल। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग सॉलिनॉइड। द फर्स्ट वन इज कि अगर हमारे पास जो है वो करंट लूप्स आ जाए इंस्टेड ऑफ अ सॉलिनॉइड, सिर्फ मेरे पास दो करंट लूप्स हैं और उनमें करंट जो फ्लो कर रहा है लेट्स अज्यूम वो सेम डायरेक्शन में है। इस वाले केस में जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज सेम, फर्स्ट केस में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस केस में जो दोनों करंट लूप्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वजह बड़ी सिंपल सी है कि ये वाला करंट लूप और ये वाला करंट लूप दोनों जो हैं वो सेम तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। अगर इस लूप का राइट वाला पोल साउथ बन रहा है तो इस वाले लूप का भी राइट पोल जो है वो साउथ बनेगा।
दरमियान वाले पोल्स क्या बन जाएंगे, अपोजिट बन जाएंगे। तो अपोजिट पोल्स बनने की वजह से दोनों अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली इस वाले अगर सेकंड केस में देखें तो करंट हमारे पास क्या है, अपोजिट फ्लो कर रहा है। करंट अपोजिट फ्लो करेगा तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट पैदा हो रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका ये वाला राइट साइड ऑफ दिस लूप जो है वो साउथ है, तो इसकी राइट साइड हमारे पास नॉर्थ बनेगी। इट मीन्स टू से कि दरमियान में क्या आ जाएंगे, दोनों के सिमिलर पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। सिमिलर पोल्स आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। यही वाली चीज हम सॉलिनॉइड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम सॉलिनॉइड्स को कोएक्सियल प्लेस करें, जैसे इन लूप्स को हमने कोएक्सियल प्लेस किया था, और सॉलिनॉइड में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में पास करें, तो स्टूडेंट्स उस केस में याद रखिएगा सॉलिनॉइड्स अट्रैक्ट करेंगी। जस्ट यही वाली एक्सप्लेनेशन वहां पे भी ट्रू होगी। अगर हमारे पास सॉलिनॉइड्स कोएक्सियल प्लेस की जाएं और करंट उनमें पास किया जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट करंट पास करने पे सॉलिनॉइड्स जो हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है कि जब सॉलिनॉइड्स को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया जाए और उनमें करंट पास करवाया जाए सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में सॉलिनॉइड्स क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सिचुएशन है, एक सॉलिनॉइड ये है, दूसरी सॉलिनॉइड मेरे पास ये है। इनको मैं साइडवेज प्लेस कर देता हूं या पैरेलल फैशन जैसे रेजिस्टर्स को हम प्लेस करते थे। कनेक्ट नहीं करना, जस्ट इनको हमने प्लेस पैरेलल कर दिया। अब अगर इस केस में मैं लेट से कहता हूं इसमें करंट इस तरह से पास कर रहा है, इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में पास कर रहा है। लेट से अज्यूम ये वाली सॉलिनॉइड का जो ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल लेट से बन रहा है साउथ पोल, ये वाला टर्मिनल जो है वो लेट से अज्यूम बन रहा है नॉर्थ पोल, तो इसका भी ये नॉर्थ बनेगा, इसका भी ये साउथ बनेगा। अब अगर हम आउटसाइड द सॉलिनॉइड बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ मूव करेंगी और इस वाली सॉलिनॉइड की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ मूव करेंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स की अगर इंटरेक्शन हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो क्या बन रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अगर स्ट्रॉन्ग है, इन वाले रीजन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाएगा। तो सॉलिनॉइड्स क्या करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। अगर हम इसके अपोजिट एनालाइज करें कि पैरेलल सॉलिनॉइड्स हैं और वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रही हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। इसकी भी एक्सप्लेनेशन उसी तरह से की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर सॉलिनॉइड्स के अंदर इफ सॉलिनॉइड विद इन अ सॉलिनॉइड प्रेजेंट हो, एक बड़े वाली सॉलिनॉइड है मेरे पास, लेट से ये वाली, इस सॉलिनॉइड के अंदर एक और सॉलिनॉइड में प्लेस कर दूं, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, और उनमें करंट फ्लो कर रहा हो सेम डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर वाली सॉलिनॉइड ने भी पैदा करना है और बाहर वाली सॉलिनॉइड ने भी पैदा करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास दोनों का एड अप होके नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअल सॉलिनॉइड से ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में करंट अपोजिट कर दें तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फोर्स का स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला जो है सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है, पहले हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर सिंगल चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे फोर्स क्या है, दैट फोर्स इज गिवन बाय QVB साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें, हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। मीन्स टू से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज भी परपेंडिकुलर होगी हमेशा टू द प्लेन इन विच वेलोसिटी एंड B वेक्टर आर प्रेजेंट। अब इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए, कहता है फोर्स की वैल्यू 0 हुआ करेगी अगर हमारे पास या तो चार्ज 0 हो जाए या थीटा की वैल्यू 0 या 180 में से कुछ भी हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तब भी साइन का आंसर 0 आता है, अगर थीटा की वैल्यू जो है 180 होगी तब भी साइन का आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 आएगी और फोर्स की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर थीटा की वैल्यू 90, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे तो फोर्स मैक्सिमाइज हो जाएगी क्योंकि 90 पे साइन मैक्सिमम होता है। और अगर हम इसी जो है वो इसी वाले फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू मालूम करें, जबकि हमें डाटा बैंक के अंदर फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड की जाए इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम फोर्स,
जैसे हमने प्रैक्टिस प्रीवियस भी की थी कि अगर यहाँ पे हमें फोर्स मैक्सिमम का हाफ दे दी जाए और बोला जाए थीटा की वैल्यू मालूम करें, तो हम इसको कैसे सॉल्व किया करेंगे? इस फोर्स की जगह क्यू वी बी साइन थीटा पुट कर देंगे, मैक्सिमम फोर्स की जगह क्यू वी बी पुट कर देंगे, दोनों साइड्स पे क्यू वी बी कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन इनवर्स 1/2 विच इज 30 डिग्री। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं ट्राई फोर्स इज मैक्सिमम का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स और देन फोर्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम फोर्स। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आप थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस फोर्स की डायरेक्शन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला यूज कर सकते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आप यूज करेंगे तो प्रीवियसली हमारे पास इरेक्टेड थंब फोर्स की डायरेक्शन देता था, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो दूसरे बड़े वाली फिंगर थी वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोवाइड करती थी करंट की। तो यहाँ पे करंट की जगह पे आ जाएगा सिंपली वेलोसिटी, तो हमारे पास वही वाला रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा और फोर्स जो आया करेगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के। अब अगर हम बात कर लें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो स्टूडेंट्स थीटा की अगर वैल्यू 0 या 180 है तो उस केस में क्या होगा, फोर्स कोई भी चार्ज पे एक्ट नहीं करेगी, तो चार्ज का जो पाथ होगा मूविंग पार्टिकल का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगी और वो फोर्स क्या कर देगी, चार्ज के पाथ को सर्कुलर कर देगी। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 0, 90 और 180 इन तीन के अलावा कुछ भी हो जाए तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा दैट विल बी हेलिकल पाथ। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स जो है चूंकि सिर्फ चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करती है तो इसकी वजह से फिर वर्क डन नहीं होता, वर्क डन जो है वो हमेशा 0 होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि चूंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, तो जब वर्क निकालेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा से थीटा की वैल्यू 90 पुट करने पे हमारे पास फोर्स 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है वेलोसिटी की, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं पड़ता। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहती है, विच मींस के डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चूंकि मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क ही नहीं करना तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आया करेगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि इसी का सब पार्ट कह सकते हैं हम, विच इज लॉरेंट्ज फोर्स। स्टूडेंट्स लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है? इट इज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, अगर हमारे पास किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो तो जब चार्ज पार्टिकल उस रीजन में एंटर होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील करेगा, मैग्नेटिक भी फील करेगा, तो दोनों का जो सम आएगा उसको हम नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें तो Q टाइम्स E के साथ कर सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम एनालाइज करें तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है और इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग भी है और एक्सेलरेटिंग भी है। एक्सेलरेटिंग फोर्स वो होती है जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है। अब अगर ये वाली फोर्स इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटिंग फोर्स है तो इसका मतलब है इसकी वजह से फिर वर्क डन 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क इस फोर्स की वजह से होगा। अब क्विकली हम एमसीक्यूज कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। हमारे पास पार्टिकल जो है दैट इज नेगेटिव पार्टिकल ना, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए आया करेगी इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन उससे हम क्या कर लिया करेंगे, रिवर्स करके मालूम कर लिया करेंगे। नाउ कहता है इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इट इज टुवर्ड्स ईस्ट। लेट्स से ये मेरे पास डायरेक्शनल फ्रेम है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है। और कहता है मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमने बतानी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दी गई थी नॉर्थ की जानिब, तो बी की डायरेक्शन क्या है, इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। अब स्टूडेंट्स अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें
माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल कहता है कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। तो जब मैं फिंगर्स को वेलोसिटी से बी की तरफ कर्ल करूंगा तो इरेक्टेड थंब मेरे पास जो आएगा दैट विल बी आउट ऑफ द पेज। लेकिन आउट ऑफ द पेज हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन तब होती अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता। चूंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो हम डायरेक्शन फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इट विल बी शिफ्टेड इनटू द पेज। जो भी पॉजिटिव के लिए आई उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव पार्टिकल के लिए। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है टू इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग पैरेलल विल। अगर इलेक्ट्रॉन बीम्स पैरेलल मूव कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, तो स्टूडेंट्स जस्ट लाइक हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर्स में जब सेम डायरेक्शन में करंट पास करता था तो वो कंडक्टर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, जस्ट लाइक दैट वे इलेक्ट्रॉन बीम्स भी अगर पैरेलल मूव करेंगी तो वो अट्रैक्ट ही करेंगी। हाँ, बहरहाल यहाँ पे अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से दोनों बीम्स एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम जो है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग फोर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। वो हम मैग्नेटिक फोर्स को डोमिनेटिंग फोर्स कंसीडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो रिपल्सिव से डोमिनेट करेंगी। तो हमारा आंसर अट्रैक्शन की फॉर्म में ही होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम जब तक वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिफाई नहीं करते हम उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते और उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी एनालाइज नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली फिर हमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि अगर वेरी हाई वेलोसिटीज हैं तो मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करती है, वेरी लो वेलोसिटीज हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डोमिनेट करती है। तो वेरी लो वेलोसिटीज के लिए फिर हम कहेंगे नेट जो है वो फोर्स रिपल्जन की होगी, वेरी हाई के लिए क्या होगा, नेट फोर्स अट्रैक्शन की होगी। लेकिन अगर मेंशन कुछ भी नहीं किया रिगार्डिंग द वेलोसिटी तो चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कॉम्बिनेशन डिस्कस नहीं किया गया, हम सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के पर्सपेक्टिव से आंसर किया करेंगे विच इज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एंटी पैरेलल मूव करेंगी बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द फोर्स फॉर अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड द करंट इज डबल्ड एंड लेंथ इज आल्सो डबल्ड देन द न्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करंट भी डबल किया, करंट डबल करने से बी की वैल्यू डबल होगी, लेंथ की वैल्यू डबल की, लेंथ डबल करने से हमारे पास बी ने क्या होना है, बी हमारे पास होता है म्यू नॉट कैपिटल एन लेंथ बटे में आता है। अब लेंथ की वैल्यू वो कह रहा है डबल की है, सो ये हमारे पास म्यू नॉट एन मल्टीप्लाइड बाय आई, करंट की वैल्यू भी क्या कर दी गई, इट इज डबल। तो इस केस में हमारे पास ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर जो है वो वही वाला आ जाएगा जो प्रीवियसली था। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ। तो ये वाला एमसीक्यू हम जो है वो लेक्चर में प्रीवियस जब आर्टिकल पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा, 30 डिग्री आ रहा होगा। Next MCQ is, a helium atom is projected perpendicular to the magnetic field in a region, then magnetic force acting on it will become half of the maximum if the angle of projection is। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे की वर्डिंग क्या है, की वर्डिंग इसके हीलियम एटम को आप भेज रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। हीलियम एटम की अगर बात की जाए तो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, विच मीन्स कि उसके ऊपर तो कोई फोर्स एक्ट करेगी ही नहीं, विच मीन्स कि हमारे पास जो है वो चूंकि फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी तो थीटा की वैल्यू जो मर्जी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग फोर्स ने जीरो ही रहना है, उसको हाफ डबल नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा डेल्टा, विच इज नॉट पॉसिबल एज इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। अब चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो आइडिया यूज किया गया था दैट वाज के इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया था इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ था तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू हो गया था। लाइक वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम यहाँ से परपेंडिकुलरली इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, F is equals to Q into
V क्रॉस B। अब इस फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड Q की जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू VB साइन ऑफ एंगल थीटा। सिंस वी हैव प्रोजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन एट 90 डिग्री, सो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है फॉर्मूला क्या आएगा, EVB। Because of this magnetic force, as we discussed previously, मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है वो बेंड हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सल एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाथ बेंड होके एग्जैक्ट सर्कुलर होगा। और जहां तक रहा इस फोर्स की डायरेक्शन का ताल्लुक, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमने राइट हैंड रूल वहां पे डिस्कस किया था फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उस राइट हैंड रूल से जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ जाएगी। या अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली भी बात कर लें, तो हमने कहा था इंडेक्स फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन को, हमारे पास जो इरेक्टेड थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हमारे पास डायरेक्शन जो आती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑटोमेटिकली रिवर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो लेट्स अज्यूम ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज करे तो हमारे पास जो है रिलेशन जो बनेगा E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इस रिलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास E/m का रिलेशन बन जाएगा V/br। यहाँ पे V क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और R क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फॉर्मूले के अंदर हमें जो प्रॉब्लम आया था E/m के अंदर, दैट वाज के रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है वो कैसे मालूम किया जाए। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो विजिबल पार्टिकल नहीं है, तो हमें फिर उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कैसे मालूम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कॉप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं एट लो प्रेशर, और उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन सर्कुलर पाथ पे होती है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को क्या करता है, एक्साइट करता है। ड्यूरिंग देयर डी एक्साइटेशन विजिबल लाइट के फोटॉन्स एमिट होते हैं, यूं हमारे पास पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विजिबल हो जाता है एंड वी कैन फाइंड द रेडियस। सेकंड प्रॉब्लम जो इस फॉर्मूला से रिलेटेड था दैट वाज के स्पीड ऑफ द पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसे मालूम की जाए। तो वेलोसिटी या स्पीड मालूम करने के लिए हमने यूज किया बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो जो कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो आर्टिकल था, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। दिस रिलेशन इज द वेरी सेम जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह V आ गया, दैट वाज द पोटेंशियल विद विच इलेक्ट्रॉन वाज एक्सेलरेटेड। तो यहाँ से हम स्पीड को सेपरेट कर सकते हैं या वेलोसिटी कह लें। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू EV डिवाइडेड बाय m होल का स्क्वायर रूट। तो जब ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास E/m का जो फाइनल रिलेशन आएगा, E/m इज इक्वल्स टू कैपिटल V। यहाँ पे कैपिटल V क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय B स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। B इज ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इस फॉर्मूले को यूज करके जब जे थॉमसन ने वैल्यू ऑफ E/m या स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट की तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज की, दैट वाज 1.75 इंटू 10⁻11 और इसके यूनिट्स आएंगे, चूंकि चार्ज टू मैस रेशो है तो यूनिट्स आ जाएंगे कूलम पर केजी। तो दिस इज वेरी सिंपल अप टिल नाउ। E/m का फॉर्मूला हमने देखा
उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स को डील किया, और हमारे पास जो फाइनल रिलेशन था उस वाले रिलेशन के अंदर पैरामीटर्स देखे। अब देख लेते हैं फर्दर इसी आर्टिकल में जो है अदर की पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट की पॉइंट इज ई बाय एम ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन, दिस पी इज प्रोटॉन, दिस इज अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज न्यूट्रॉन। अगर हम ई बाय एम का कंपैरिजन करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की ई बाय एम जो है वो सबसे ज़्यादा है, ई बाय एम ऑफ प्रोटॉन जो है वो उससे कम है, और अल्फा पार्टिकल की ई बाय एम उससे कम है, और सिमिलरली ई बाय एम ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही ज़ीरो होता है, तो न्यूट्रॉन की तो ई बाय एम वैसे ही ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ई बाय एम या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्टकट हम याद रखेंगे जहाँ तक ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसका ताल्लुक है, या इसके बाद 3-4 आएंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूलाई हम बेसिकली यहाँ से, जो प्रीवियसली हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे ई बाय एम के, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्मूलों को मॉडिफाई करके ये सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो बहरहाल हम डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखेंगे कि इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विद द चार्जेस Q1 एंड Q2, स्टूडेंट्स हमारे पास 2 चार्जेस हैं जिनकी वैल्यूज जो हैं वो Q1 और Q2 हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं परपेंडिकुलरली। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होता है तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे गिवन है, इट इज विद द सेम मोमेंटम। अब वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके लिए क्या चीज सेम है, इट इज द मोमेंटम। तो हमसे अगर पूछा जाए इस केस के अंदर दोनों पार्टिकल्स जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे उन सर्कुलर पाथ्स के रेडियाई की रेशो क्या होगी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस केस में जब पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर हों तो रेडियाई की रेशो जो है इट इज इक्वल्स टू इनवर्स रेशो ऑफ द चार्जेस, दिस इज Q2 ओवर Q1। तो अगर एक पार्टिकल का चार्ज जो है वो लेट से 10 माइक्रोकूलम था, दूसरे पार्टिकल का चार्ज 5 माइक्रोकूलम था, तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, इट विल बी 2 आएगा। इसको मैं 2:1 भी लिख सकता हूँ। अब ये वाला रिलेशन जो है वो हमारे पास बना कैसे, दिस इज़ वेरी सिंपल। जस्ट क्विकली इसको देख लेते हैं। बहरहाल इसको हम ऑब्वियसली याद नहीं करेंगे ये डेरिवेशन, जस्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास बेसिक रिलेशन था प्रीवियस पेज पे, E बाय एम, दिस रिलेशन E बाय एम इज इक्वल्स टू V ओवर बी आर। स्टूडेंट्स अगर इसी रिलेशन को मैं यहाँ पे यूं सिंप्लीफाई करूँ, E बाय एम इज इक्वल्स टू V ओवर बी आर, यहाँ से ये R मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ, M और E जो है इनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास R बराबर आएगा MV ओवर B इंटू E। E यहाँ पे बेसिकली क्या है, इट इज द चार्ज, तो जनरली इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज B इंटू Q। अब यहाँ पे हमारे पास MV क्या है, इट इज द मोमेंटम। उसने बोला है दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, सेम है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें तो सेम होंगी। जब मैं रेशो लूंगा, इसको R1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, R2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, तो रेशो में ये वाली चीज भी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली चीज भी कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास रेशो R1 ओवर R2 बराबर आ जाएगी Q2 ओवर Q1, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और इस Q का रिलेशन जो है इट इज इनवर्स। तो हमारे पास यूं ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर हों तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विथ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड। प्रीवियसली हमारे पास क्या था, प्रीवियसली हमारे पास मोमेंटम सेम था, अब हमारे पास क्या है, स्पीड सेम है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज if the two charged particles with charges Q1 and Q2 enter in a magnetic field perpendicularly with the same speed। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या चीज सेम है, इट इज द स्पीड। प्रीवियसली हमारे पास मोमेंटम सेम था। अब अगर हम देखें जी उनके उन पार्टिकल्स के रेडियाई की रेशो, जब वो एंटर मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तो डेफिनेटली अब भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, तो उनके रेडियाई की रेशो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन पिछले वाले फॉर्मूले में, Q2 ओवर Q1 तो पिछले वाले फॉर्मूले में भी मौजूद था, अब यहाँ पे क्या चीज ऐड हो जाएगी, अब हमारे पास M1 ओवर M2।
मीन्स टू से रेडियाई की रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशो ऑफ द चार्जेस। तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे। ये फॉर्मूला भी हमारे पास डिराइव इसी बेसिक रिलेशन से हुआ है जो हमने प्रीवियसली किया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विद द चार्जेस q1 एंड q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंड दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। स्टूडेंट्स अब हमारे पास की पॉइंट क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाए तो इस केस में जो सर्कुलर पाथ्स के रेडियाई की रेशो बनेगी दैट विल बी r1 ओवर r2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्रीवियस वाली जो चीज थी m1 ओवर m2 दैट इज रेशो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय q2 ओवर q1। तो ये हमारे पास जो है वो रेडियाई की रेशो आ जाएगी। ये फॉर्मूला बेसिकली जो है ये डेराइव हुआ है इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने से E बाय एम इज इक्वल्स टू 2v ओवर बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास E की जगह पे हम Q पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रेडियाई की रेशो बनेगी दैट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ रेशो ऑफ द मैसेज मल्टीप्लाइड बाय द इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विद चार्जेस q1 एंड q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास की पॉइंट क्या है, अब हमारे पास की पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो सेम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सेम होने पे यही वाला जो थर्ड केस वाला फॉर्मूला था ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। इसमें Q2 ओवर Q1 की रेशो जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम है। सो फॉर्मूला बिकम्स रेशो ऑफ रेडियाई इज इक्वल्स टू इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ द मैसेज। तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट शॉर्टकट्स हैं। इन फॉर्मूलाई को यूज करके कोई भी सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाए, हमने जो की वर्डिंग है उसको सबसे पहले स्टेटमेंट में से ढूंढना है। अगर मोमेंटम सेम हो तो रेडियाई की रेशो Q2 ओवर Q1, अगर हमारे पास स्पीड सेम हो तो रेडियाई की रेशो इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस, और अगर हमारे पास पोटेंशियल सेम से एक्सेलरेट किए जाएं पार्टिकल्स तो रेडियाई की रेशो जो है वो मैसेज की रेशो मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस और पूरे का स्क्वायर रूट। और देन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो इस केस में हमारे पास जो है इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रेशो ऑफ द मैसेज। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये आर्टिकल जो है वो डायरेक्टली हमारी सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन वेलोसिटी सिलेक्टर का आइडिया जो है वो यूज़ किया गया है एक एग्जांपल के अंदर और एक्सरसाइज में भी एक न्यूमेरिकल है। तो हमें जो है इस वेलोसिटी सिलेक्टर की डिटेल्स में तो नहीं जाना, इसके बारे में चंद एक की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट की पॉइंट इज बी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है। तो दोनों के दोनों जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब अगर इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील करेगा दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अपवर्ड इन डायरेक्शन। और अगर बात की जाए चूंकि मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या हम उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे एनालाइज करें तो उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास बन रही होगी, इट विल बी डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट एक्ट करती हैं इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब अगर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाएं तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और चार्ज पार्टिकल इस रेड वाले पाथ को फॉलो करके मीन्स टू से अनडिफ्लेक्टेड मूव करता जाएगा। और अगर ये वेलोसिटी सिलेक्टर का ब्लैक बॉक्स है तो ये चार्ज पार्टिकल जो है इस वाले ब्लैक बॉक्स से बाहर आ जाएगा। इस वेलोसिटी सिलेक्टर का काम यही होता है कि हम पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स की सिलेक्शन करते हैं।
अब इसका जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर बात की जाए मैग्नेटिक फोर्स की तो हमने देख लिया उनकी डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे तो पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो अगर हम वो स्पीड या वो वेलोसिटी जो ये सिलेक्ट करके हमें ये डिवाइस देता है उसकी वैल्यू जो है वो मालूम करना चाहें तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को इक्वलाइज कर देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा जो वेलोसिटी सिलेक्टर में हम यूज़ किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर v क्या है, इट इज स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दे, वी कैन फाइंड द स्पीड, या अगर स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्विकली देख लेते हैं, एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन। अब ये डिवाइस भी डायरेक्टली हमारे जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड भी एक दो सिर्फ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दे आर नॉट हार्ड टू ग्रैस्प। फर्स्ट पॉइंट इज साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्जेस को स्टूडेंट्स एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है। तो पॉजिटिव चार्जेस को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज साइक्लोट्रॉन। अब जब हम बात करेंगे एक्सेलरेट करने के बाद चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्जेस की मोशन यूजुअली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सर्कुलर, मतलब चार्जेस को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास चार्जेस सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। तो अगर चार्जेस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो मुझे अगर एमसीक्यू वाइज पूछ लिया जाए कि जो चार्ज सर्कल पे मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड या उसकी फ्रीक्वेंसी, तो मैं उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm ओवर क्यू बी। क्यू चार्ज है उस पार्टिकल का, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एम इज द मास, और टाइम पीरियड को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी बन जाएगा। और इस फॉर्मूले का वन स्टेप जो डेरिवेशन है वो भी हमारे पास मौजूद है। डिस्टेंस कवर्ड जब चार सर्कल पे मूव करेगा इट विल बी 2/r, और v जो है इट विल बी द स्पीड या वेलोसिटी। r की जगह पे हम वही e/m वाले आर्टिकल से ये वाली वैल्यू उसकी रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। यहाँ से हम एनालाइज ये भी कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ द पार्टिकल के, और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो है उसका भी रिलेशन यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है दूसरा ड्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज जो है वो ई होता है, इसको मैं Q1 नाम दे देता हूँ। ड्यूट्रॉन का चार्ज भी क्या होगा, ई ही होगा। ड्यूट्रॉन बेसिकली जो है वो क्या है, आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, जिसके न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियॉन्स हैं, एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। तो उसका चार्ज जब हम देखेंगे उसके न्यूक्लियस का दैट विल बी ई। एंटर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास जो क्रिटिकल या की पॉइंट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सेम है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम वाले केस में फॉर्मूला क्या था रेडियाई रेशियो मालूम करने का, दैट फॉर्मूला वाज R1, दिस फोर्थ फॉर्मूला, R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू Q2 ओवर Q1 इंटू स्क्वेयर रूट M1 ओवर M2। यहाँ पे अगर हम बात करें Q2 ओवर Q1 की तो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो दोनों का चार्ज जो है वो ई ही होगा। और अगर हम मैसेज की बात करें तो प्रोटॉन का मैस अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मैस क्या होगा, 2m होगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स यूं हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे बनेगा, करेक्ट आंसर विल बी बीटा, it is 1 ratio square root 2. Next MCQ is the E/m ratio of a charged particle entering in a magnetic field can be determined by। तो स्टूडेंट्स अभी हमने दो फॉर्मूले देखे थे, V ओवर बी आर भी था अल्फा ऑप्शन वाला, और 2v ओवर बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर ये भी मौजूद था। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट है जी द वैल्यू ऑफ E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमने याद की थी, इट वाज 1.75 इंटू 10 की पावर 11। अब बीटा और डेल्टा दोनों में यही वैल्यू है, लेकिन अगर आप यूनिट्स देखें तो E/m के यूनिट्स जो सही लिखे हुए हैं वो डेल्टा ऑप्शन में है, दैट आर कूलम पर केजी।
Next MCQ is which particle will have minimum frequency of rotation when projected with the same velocity perpendicular to a magnetic field. तो स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि इनमें से किस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है वो मिनिमम होगी व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी हमने सेम रखी है और उनको परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड से। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो रिवाइंड करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था f वॉज इक्वल्स टू क्यू बी ओवर 2πm। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखें f इज इक्वल्स टू क्यू बी ओवर 2πm, तो हमारे पास रिलेशन बन रहा है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। चूंकि यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का चार्ज भी सेम है और सारे पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम ही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जिस पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होगी। अब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मैस वाला पार्टिकल है दैट इज़ लिथियम, तो इसके लिए लिथियम आयन के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन मिनिमम होगी। Thank you very much. That is all from this lecture. For further practice, please consult STEP practice book. Thank you.